हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस वॉलिस लेटन, जो एक रूम में सो रही होती है। जैसे ही वो उठती है और अपने आप को एक बेड पर देखती है जहाँ उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते हैं, जिसके बाद वो उठकर काफी अफसोस में चली जाती है और सोचने लगती है कि कल रात को उनके साथ क्या हुआ था। जैसे ही वो कल रात का फ्लैशबैक सोचती है, उन्हें फ्लैशबैक में याद आता है कि एक पर्सन उन्हें जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहा है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं और वो पर्सन उन्हें ले जाकर एक रूम में लिटा देता है। जैसे ही वो अपने पास लेटे पर्सन को देखती हैं तो वो देखती हैं कि वो पर्सन वो लास्ट नाइट वाला सेम पर्सन नहीं है, जबकि वो एक दूसरा व्यक्ति है जो उसी होटल में वेटर था, जिसको देखने के बाद वो काफी अफसोस करती हैं और कहती हैं ये तो वही वेटर है। जिसके बाद वो बेड से उठती हैं और अपने कपड़े पहनने के बाद उस वेटर के ऊपर पानी डालकर उसे उठाती है। जिसके बाद वो उठता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। वहीं हम देखते हैं हमारी कहानी के मेन लीड मिस्टर मॉडली जो मिस वॉलिस के साथ होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि कल रात जो कुछ हुआ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस वॉलिस उनसे कहती है तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। जिसके बाद वो उनके एक थप्पड़ मार देती है। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जिसके बाद मिस वॉलिस उनके एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम एक स्टूपिड से वेटर हो, तुम मेरी क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे और क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि कल रात आप इतनी ज्यादा पैशनेट थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगा। जिसके बाद वो कहती हैं क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं लेटन फैमिली की वारिस हूँ और मैं मिस वॉलिस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे शादी के लिए पूछने की। जिसके बाद वो उन्हें कुछ डॉलर्स देती हैं और कहती हैं ये पैसे रखो और ये बात किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं क्या सच में ये कुछ डॉलर काफी होंगे। जिसपे वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी के लिए इतने ही काफी है। जिसके बाद वो कॉल करती है और अपनी कंपनी के हेड डिपार्टमेंट डैशिंग ट्रेडिंग से कनेक्ट होने के लिए कहती है, जहां वो पूछती हैं कि मुझे फौरन मिस्टर ली से कांटेक्ट कराओ, मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। वहीं दूसरी तरफ उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि मिस्टर चर्च जो कल रात आपके साथ थे वो कंपनी में आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहती है ये तो वही है जिसने कल रात मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था। इसके बाद वो कहती है कि तुम उन्हें रोको, मैं उनसे आकर मिलती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वॉलिस वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मॉडली सोचते हैं कि ये लड़की काफी खूबसूरत है, लेकिन इसका गुस्सा भी काफी तेज लगता है। जिसके बाद वो बेड के ब्लैंकेट हटाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ ब्लड दिखाई देता है, जहाँ वो कहते हैं क्या सच में ये उसका पहली बार था, मैं कितना ही ज्यादा स्टूपिड हूँ। जिसके बाद वो ड्रेसअप होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो मिस्टर मॉडली मार्शल के घर के कमांडर के ही लोग होते हैं, जो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए होते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर मॉडली कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं डिप्यूटी रॉयल हार्ट। जहाँ वो कहते हैं हम यहाँ पर आपको बताने आए हैं कि आपके फादर मिस्टर कमांडर ने आपके लिए कुछ जगह खरीद ली है, तो अब आपको हम वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं थक चुका हूँ अपने आप को मेंशन में छुपाते छुपाते, इसीलिए मैं यहाँ पे एज अ वेटर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर काम करना काफी माइंड फ्री और इंजॉयबल है और मैं यहाँ पर काफी इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं अभी वापस नहीं आना चाहता। जिसके बाद वो अपने डिप्यूटी हार्ट से कहते हैं क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है क्या तुम मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे सकते हो। जहाँ मिस्टर डिप्यूटी रॉय उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकलवा कर दे देता हूँ। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर डिप्यूटी रॉय मिस्टर मॉडली के पास आते हैं मिस वॉलिस की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर और उन्हें बताते हैं कि ये लेटन फैमिली की एड्रेस है और इनका नाम मिस लेटन वॉलिस है, जिन और आजकल इनकी कंपनी को ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, वो बहुत जल्द डूबने वाली है। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कौन है जिसने मेरी वुमेन को हाथ लगाने की कोशिश करी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चर्च जो यंग स्टाइल के ओनर होते हैं, वो मिस वॉलिस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिस वॉलिस वहाँ पर आती हैं और उनसे कहती हैं क्या सच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा करा तो ये मेरी कंपनी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और ये आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे ये चाहती हो कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करूँ, तो कल रात जो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे वो हमें अब कंटिन्यू करना होगा। जिसके बाद वो उनके साथ काफी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगते हैं, जो मिस वॉलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठकर फौरन खड़ी हो जाती हैं। जहाँ मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरे कहने पर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी विड्रॉ कर लूंगा और अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं और $5000 तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ।
जिसके बाद मिस वॉलिस उनके एक थप्पड़ मार देती है, जो देखकर मिस्टर चर्च काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो, लेकिन तुम्हारा ये टेम्पर भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर मॉडली वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं उसे फौरन छोड़ दो। जैसे ही मिस्टर मॉडली वहाँ पर आते हैं, मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं क्या तुमने अपना डैशिंग ट्रेडिंग बिजनेस बंद कर कोई रेस्टोरेंट खोल लिया है जहाँ पर तुम इस तरह के वेटर्स हायर करती हो। जिसपे मिस वालिस मिस्टर मॉडली से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि कल रात को हम दोनों एक साथ थे तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिसके बाद वो मिस्टर चर्च से कहते हैं तो आप मिस्टर चर्च हैं जो अपने $5000 विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इतनी गुस्से की क्या बात है, चलो हम दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। जहाँ मिस्टर चर्च मिस्टर मॉडली के साथ कहते हैं क्या तुम इतने केपेबल हो कि मैं तुम्हारे साथ जाकर बात करूंगा, तुम एक मामूली से वेटर हो। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते या फिर मैं कुछ इस तरह कहूँ कि आप मुझसे डर गए हो। जिसपे मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। जिसके बाद वो उनके साथ अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो मिस्टर चर्च से पूछते हैं तो आप अपने पैसे विड्रॉ क्यों करना चाहते हैं। जहाँ मिस्टर चर्च उन्हें बताते हैं कि मैं मिस वॉलिस के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, लेकिन अगर वो मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करेंगी तो मैं क्यों अपने पैसे उनके ऊपर इन्वेस्ट करूँ, ये तो फिजूल होगा, इसीलिए मैं अपने पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। जहाँ वो कहते हैं लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद मिस्टर मॉडली अपनी पॉकेट में से एक गन निकालते हैं और उनके ऊपर एम करने लगते हैं, जिसे देखकर मिस्टर चर्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो उनसे कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये गन कैसे आई, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो वरना मेरे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो तुम्हें मिस्टर हंटर की बातों पर तो भरोसा होना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं मिस्टर हंटर वो तो सर हंटर वो तो डिप्यूटी हार्ड मैन है जो कि इस सिटी के सबसे बड़े इंसान है, तुम उन्हें जानते हो, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। जिसके बाद वो कहते हैं चलो तो मैं तुम्हें यकीन दिला देता हूँ कि मैं सर हंटर को जानता हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद वो टेलीफोन के पास जाते हैं और कॉल मिलाकर कहते हैं कि मेरी बात मिस्टर हंटर से कराओ। जिसपे मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं एक्टिंग करते रहो। जिसके बाद मिस्टर हंटर उनकी कॉल रिसीव करते हैं, जहाँ वो सर हंटर को बताते हैं कि यंग टेक्सटाइल के ओनर मिस्टर चर्च कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करने के लायक नहीं हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है। जिसपे सर हंटर उनसे कहते हैं जैसे ही सर हंटर कुछ कह पाते इससे पहले मिस्टर मॉडली मिस्टर चर्च के कान पर फोन लगा देते हैं, जहाँ सर हंटर कह रहे होते हैं कि वो जरूर कोई बेवकूफ इंसान है जिसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, शायद वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। जिसपे वो कहते हैं कि ये कौन बोल रहा है। तभी सर हंटर उनसे कहते हैं क्या तुम बेवकूफ हो जो मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे हो, और क्या तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो, वो मार्शल मॉडली है, कमांडर मॉडली के एयरवे। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में ये कमांडर मार्शल मॉडली है, मुझसे गलती हो गई है। तभी वो उनके आगे घुटने टेक देते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। जिसपे वो कहते हैं लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसपे मार्शल मॉडली उनसे कहते हैं कि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। जिसपे मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिस वॉलिस अंदर आती है और जो मिस्टर चर्च को जमीन पर बैठा देखकर कहती है कि आपने घुटने क्यों टेके हुए हैं। जहाँ मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं कि मिस्टर मॉडली और हम दोनों एक खेल खेल रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने $5000 विड्रॉ नहीं करूंगा, बल्कि मैं और 5000 उसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मिस वॉलिस आप एक काफी अच्छी बिजनेस गर्ल है जो काफी आगे जाएंगी और मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर काफी खुश हूँ, और जो पहले मैंने आपके साथ किया उस सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें एक गाला कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं ये मेरी तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए छोटा सा टोकन है, आई होप कि आप इस गाला को जरूर अटेंड करेंगी। कुछ दिनों से आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन अगर आप इस गाला को अटेंड करेंगी और वहाँ पर कई सारे बिजनेसमैन होंगे और अगर आपकी वहाँ पर किसी के साथ भी बात बन गई और आपको कोई कॉन्टेक्ट मिल गया तो ये आपकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर चर्च उनसे कहते हैं मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद मिस्टर चर्च वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि कल रात को हम दोनों एक साथ थे तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। जिसके बाद वो उनके एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि अब आपने मुझे क्यों मारा। जिसपे वो कहती हैं कि तुम बार बार बकवास करते हो इसीलिए मुझे तुम्हारे मारना पड़ता है तब। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि 4 बजे के बाद तुम मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलना। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस वॉलिस अपनी असिस्टेंट के साथ होती हैं, जहाँ उनकी असिस्टेंट उन्हें मिस्टर चार्ली मॉडली की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि ये वही लड़की की इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ आप कल रात को थी। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं क्या तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। जहाँ वो कहती हैं हाँ बिल्कुल, क्या क्यों नहीं निकलवा सकती। जिसके बाद वो उनके सामने उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ती हैं और उनसे कहती हैं कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, नीचे 100
फैब्रिक के बॉक्सेस पड़े हैं वो सारे तुम्हें ऊपर उठा के लाने होंगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ डॉलर्स दूंगी, और अगर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हारे को पनिशमेंट दूंगी और तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, जिसके बाद तुम्हें $10 फाइन भी भरना पड़ेगा। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कल रात हम दोनों साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा है, क्या तुम्हारा मेरे साथ इतना रूड होना अच्छी बात है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम यही डिजर्व करते हो। तभी हम देखते हैं मिस वॉलिस की असिस्टेंट वहाँ पर आती हैं और उन्हें बताती है कि मिस्टर फिनली कार्टर वहाँ नीचे आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जहाँ मिस वॉलिस सोचती है फिनली कार्टर तो वही इंसान है जो उसकी बात से अग्री नहीं करता, वो उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और कभी कभी तो इंसान की मौत भी हो जाती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि उन्हें नीचे बिठाओ, मैं अभी आकर उनसे मिलती हूँ। तभी मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती हैं और उनसे कहती हैं कि इस पर साइन कर दो। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ते हैं और कहते हैं ये तो मैरिज सर्टिफिकेट है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हो। जिसपे वो कहती हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं तुमसे शादी इसीलिए करना चाहती हूँ ताकि कोई तीसरा इंसान मेरे ऊपर हिट ना करे, इसीलिए तुम्हें पब्लिक में मुझे सिर्फ मिस लेटन कहकर बुलाना होगा। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अब तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जंप करो तो तुम्हें फौरन जंप करनी होगी और मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरी जिंदगी अब आपके हाथों में है। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती हैं अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करना और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फिनली कार्टर उनकी कंपनी में आ जाते हैं, जो इस शहर की टॉप 4 फैमिली में से एक फैमिली के थर्ड सन है। जहाँ कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि मिस्टर कार्टन आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कोई जरूरी काम है जो आप यहाँ पर पर्सनली आए हैं, आप हमारी छोटी सी फर्म में आए हैं तो हमारी फर्म की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर मॉडली कॉल करते हैं और पूछते हैं कि पता लगाओ ये फिनली कार्टन कौन है। जहाँ उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि फिनली कार्टन इस स्टेट की 4 टॉप फैमिली में से एक फैमिली का थर्ड सन है और ये मेयर जेनरी का कजन है। जहाँ वो कहते हैं मेयर जेनरी ये तो मेरे फादर की राइट हैंड वुमेन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फिनली कार्टन को मिस वॉलिस की कंपनी के लोग कुछ लड़कियों के फोटो दिखाते हैं और उनसे कहते हैं ये देखो ये कुछ नई लड़कियां हैं जो अभी अभी यहाँ पर आई हैं, क्या आपको इनमें से कोई लड़की पसंद आती है। फोटोज देखने के बाद मिस्टर कार्टर उनसे कहते हैं कि ये सब लड़कियां काफी अच्छी हैं, लेकिन मिस लेटिन से ज्यादा अच्छी कोई नहीं है क्योंकि वो हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। जिसके बाद मिस वॉलिस वहाँ पर आ जाती है और कहती है मिस्टर कार्टन आप यहाँ पर क्यों आए हैं, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद मिस्टर कार्टन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा स्लो है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा प्रोजेक्ट 2 महीने में तैयार होना चाहिए, लेकिन मेरा ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 3 महीने का पीरियड लगेगा और आप चाहते हैं कि मैं आपको ये ऑर्डर 2 महीने में डिलीवर करूँ, क्या ये अनरीजनेबल नहीं है। जहाँ मिस्टर कार्टन उनसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा है कि मुझे 2 महीने में ऑर्डर चाहिए, 2 महीने का मतलब 2 महीने होता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मॉडली भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम ऐसा ही चाहते हो। जिसके बाद सभी लोग मिस्टर मॉडली को देखते हैं और कहते हैं ये कौन है और इसने वेटर जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी मिस्टर कार्टर भी मिस्टर मॉडली को देखकर कहते हैं ये कौन है, क्या तुमने अपनी कंपनी बंद कर कोई कैफेटेरिया खोल लिया है और ये वहाँ का कोई वेटर है। जहाँ वो कहती है कि आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। जिसपे वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इनसे बात कर लेता हूँ। तभी वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम आराम से बैठकर वो बात करें, इतने गुस्से की क्या बात है। जिसके बाद वो उन्हें धकेल कर सोफा पर बिठा देते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने की, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं इस शहर की टॉप 4 फैमिलीज में से एक का बेटा हूँ और क्या तुम्हें पता है मेयर जेनरी मेरी कजन है। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में मेयर जेनरी तुम्हारी कजन है, तो फिर देखते हैं वो भी मेरा आज क्या कर लेती है। जिसके बाद वो अपनी गन निकालते हैं और मिस्टर मॉडली पर एम करने लगते हैं। जिसके बाद काफी लोग उनके ऊपर गन निकालकर एम करने लगते हैं। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस गन के यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, अगर तुमने रैंडमली ऐसे ही किसी को शूट कर दिया तो तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें काफी बड़ी सजा भी हो सकती है। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर कार्टन से कहती है कि ये सिर्फ एक वेटर है, इसका इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा होगा अगर आप इसे जाने दें। जिसपे मिस्टर कार्टन उनसे कहते हैं कि इसे मैं इतनी आसानी से जाने दूं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरे साथ कुछ दिन प्लान करोगे तो शायद मैं इसे जाने दे सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनके हाथ से गन लेकर उनके आदमियों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और सबको जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद मिस्टर कार्टन उनसे कहते हैं तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं टॉप 4 फैमिली का सन हूँ और मेरी कजन मिस मेयर जेनरी को तुम जानते नहीं हो, वो कमांडर्स की फैमिली से रिलेटेड है। अगर मैंने तुम्हारी
उनसे कंप्लेन कर दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, मेयर जानडी तो क्या, अगर आज कमांडर भी यहाँ पर आ जाए तो उन्हें भी मुझसे माफी मांगनी होगी। जिसके बाद बिल्ली कार्टन उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकूं, मैं तुम्हारी लेटन फैमिली को कुछ ही दिनों में इस शहर से गायब करवा दूंगा। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहता है कि अगर तुमने इस बात को आगे बढ़ाया तो तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कार्टन फैमिली को इस शहर से गायब करवाने में तुमसे आगे चलकर काम कर सकता हूँ। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप मेरे साथ कॉर्पोरेशन नहीं करना चाहते तो मैं वो कॉर्पोरेशन कैंसिल करने के लिए तैयार हूँ और मेरे लॉयर्स आकर तुमसे बात करेंगे, तो अभी के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसपे मिस्टर कार्टन उनसे कहते हैं, हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं देख लूंगा, देखो मैं किस तरह तुम्हारी लिटन फैमिली को डिसअपियर कराता हूँ और तुम्हारी ये डैशिंग ट्रेडिंग बहुत जल्द बैंकक्रप्ट हो जाएगी। जिसके बाद वो मिस्टर मॉडली से भी कहते हैं, और आज नहीं तो कल मैं तुम्हें भी देख लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस के लोग वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हमने मिस्टर फिनली कार्टन को ऑफेंड कर दिया है, ये टॉप 4 फैमिली के सन है और आज हमने इन्हें ऑफेंड कर दिया है, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी कजन मिस मेयर जेनरी भी कमांडर्स की राइट हैंड है, अगर इन्होंने हमारी उनसे कंप्लेंट कर दी तो हमारा क्या बनेगा। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखती हूँ। इसके बाद वो उनसे कहती है कि अभी तुम लोगों में से किसी को फैक्ट्री जाना होगा और वहाँ पर जाकर ऑर्डर्स तैयार करने के बाद वो उन्हें देना होगा। जिसके बाद वो उनसे कहती है, अब तुम लोग जाकर काम कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वॉलिस अपने कैबिन में वापस आती है और मिस्टर मॉडली भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं। कैबिन में आने के बाद मिस वॉलिस के शोल्डर में पेन हो रहा होता है, क्योंकि उस लड़ाई के बीच मिस वॉलिस के शोल्डर में भी चोट लग गई थी। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, इसे तो मैं देख लूंगा और तुम्हारे जो चोट लगी है लाओ मैं उसको मसाज कर देता हूँ, मुझे कुछ अच्छी मसाज टेक्निक्स आती है। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम्हें क्या पता मिस्टर फिनली कार्टन कौन है, कार्टन फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो तुम उसे ऑफेंड करने का रिस्क नहीं उठा सकते। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो कोई भी हो मैं उसे देख लूंगा। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है, तुम सिर्फ एक मामूली से वेटर हो और आखिर तुम इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि उसने मेरी गर्ल को हर्ट करने की कोशिश करी है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि दिखाओ, मैं तुम्हारी चोट को मसाज कर देता हूँ। जिसके बाद वो इन्हें इंसिस्ट करते हैं तो वो उन्हें अपनी चोट दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो उनकी शोल्डर की चोट देखती है तो उनसे कहते हैं, ये तो काफी बड़ा जख्म लग रहा है, लाओ मैं इसे मसाज कर देता हूँ। जैसे ही वो उनकी चोट को मसाज करने लगते हैं तभी वहाँ उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय आ जाते हैं जो उन्हें ऐसी सिचुएशन में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तभी मिस वॉलिस उनसे दूर हट जाती है और वो एम्प्लॉय बाहर चला जाता है, जहाँ वो बाहर जाकर कहता है कि मिस लेडेन ऐसे मामूली से वेटर के साथ किस तरह हो सकती हैं, आखिर डैशिंग ट्रेडिंग एक इतनी बड़ी कंपनी है और वो अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज करने के बजाय इस वेटर के साथ हैंग आउट कर रही हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, हाँ वैसे भी मैं भूल गया था कि ये एक औरत है और हम एक औरत से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हम अंदर देखते हैं तो मिस वॉलिस वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और उस एम्प्लॉय मिस्टर हिल को अंदर बुलाती हैं। जहाँ मिस्टर हिल अंदर आते हैं, जहाँ अंदर आते ही मिस वॉलिस उनसे कहती हैं, अभी अभी जो कुछ यहाँ पर हुआ है तुमने कुछ नहीं देखा है। जहाँ मिस्टर हिल उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम्हारे पास मुंह है और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं करनी चाहिए। तभी मिस्टर मॉडली कहते हैं, मेरी हनी तो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, ये बैठ के अंदर और बाहर दो अलग अलग पर्सनैलिटी लगती है। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है, तो तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। तभी मिस्टर हिल उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, जो कुछ अभी यहाँ पर हुआ मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे पूछते हैं, तो तुम यहाँ पर क्यों आए थे। जिसपे मिस्टर हिल उन्हें बताते हैं कि चिंडर ट्रेडिंग ने हमें एक बहुत बड़ी ऑफर की है। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है, क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था कि हम चिंडर ट्रेडिंग के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। जिसके बाद मिस्टर हिल उनसे कहते हैं, और मिस गलत भी आपसे मिलना चाहती है। जिसपे वो कहते हैं कि अब ये मुझसे क्या चाहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर हिल उन्हें बताते हैं कि अब की बार जो उन्होंने ऑफर की है वो बहुत ज्यादा अच्छी, पूरे $2000 की। तभी मिस वॉलिस उनसे कहती है, मैं उस लड़की से कोई पैसा लेने का रिस्क नहीं ले सकती, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम उसे फौरन रिजेक्ट कर दो। तभी मिस्टर हिल उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें रिजेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस से कहते हैं कि लाओ अब मैं तुम्हारी शोल्डर मसाज कर देता हूँ। जहाँ वो उनसे कहती हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम कोई मसाज नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते हो। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस को बार बार हनी केकर बुलाते हैं, तभी मिस वॉलिस उनसे कहती है, मुझे हनी केकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उनसे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, ओके हनी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे काम में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मॉडली के वहाँ से जाने के बाद मिस वॉलिस स्माइल करती है जैसे कि वो उन्हें पसंद करती है और उन्हें इडियट कहकर बुलाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वॉलिस गाला कॉन्फ्रेंस में जाती हैं जहां वो अपनी गाड़ी से पहुंची होती हैं। वहीं मिस्टर मॉडली एक साइकिल से पहुंचते हैं। जहां वहां पहुंचते ही मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, मिस लीटन आप बहुत तेज अपनी गाड़ी चलाती हैं, मैं बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। जहां मिस वॉलिस उनसे कहती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर गाला अटेंड करने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, आपके पास ना कोई बॉडीगार्ड है और ना कोई बॉयफ्रेंड, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है, तो क्या तुम इस वेटर की ड्रेस में गाला अटेंड करोगी? ये गाला एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और मिस्टर कमांडर मॉडली ने इसे खुद अरेंज कराया है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस वेटर की ड्रेस में यहाँ पर जा सकते हो? जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है मेरा ये सूट यहाँ के लिए ठीक है। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेक श्योर कि तुम अंदर जाकर एक भी वर्ड नहीं बोलोगे। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं अंदर जाकर कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे ही वो लोग गाला के अंदर एंट्री करते हैं, गेट पर ही उन्हें मिस गलप मिल जाती है। जहाँ वो मिस वॉलिस को देखकर कहती है कि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, आखिर आजकल तुम कहाँ पर हो? जहाँ मिस वॉलिस मिस गलप को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जहाँ वो कहती है कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मेयर स्मिथ आने वाले हैं। जिसके बाद मिस गलप की नजर मिस्टर मॉडली पर पड़ती है और वो उनसे कहती है कि ये कौन है? ये काफी हैंडसम है। जहाँ वो कहते हैं कि अब मुझे बताओ ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा नया बॉय टॉय है? जहाँ वो कहते हैं कि आप मुझसे दूर रहिए। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है, क्यों आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा क्या? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है, आप मुझसे दूर रहिए। जिसपे वो उनसे दोबारा पूछती है, आखिर ये कौन है? तभी मिस्टर मॉडली उन्हें बताते हैं कि मैं मिस वॉलिस का बॉडीगार्ड हूँ। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है कि मैं वॉलिस को 10 साल से ज्यादा जानती हूँ, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसके पास कोई बॉडीगार्ड है। क्या ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है या फिर तुम्हारा 24/7 पर्सनल बॉडीगार्ड है? जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इनका 24/7 पर्सनल बॉडीगार्ड ही हूँ। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है कि छोड़ दो उसे, और मिस्टर मॉडली भी उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे छोड़ दो, मेरे पास मिस वॉलिस ऑलरेडी है, तो मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद मिस वॉलिस वहाँ से चली जाती हैं और एक जगह पर जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन मिस गलप भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि वही लड़की मुझे छू रही थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा है। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती हैं, पर मुझे लगा कि तुम वो सब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी मिस वॉलिस मिस्टर मेयर स्मिथ को वहाँ पर देखती हैं और जैसे ही वो उनके पास जाना चाहती हैं, तभी उन्हें याद आता है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो लाना भूल गई हूँ। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स? मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। जहाँ मिस वॉलिस उन्हें बताती है कि वो मेरे ऑफिस में मैंने एक फोल्डर के अंदर रखे हैं, तुम फौरन जाओ और वो लेकर वहाँ से आ जाओ। जिसके बाद मिस्टर मॉडली वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस गलप मिस वॉलिस से कहती है, क्यों ना हम दोनों एक बैट लगाएं? जिसपे मिस वॉलिस उनसे पूछती है, किस तरह की बैट? जहाँ मिस गलप उनसे कहती है, मेयर स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट जिसे भी मिलेगा हम दोनों में से वो हार जाएगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला तो तुम्हें मुझे अपनी डैशिंग ट्रेडिंग में से 10% शेयर देना होगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला तो मैं इंटरनेशनल सिल्क में दे दूंगी। और तुम काफी ज्यादा समझदार बिजनेस वुमेन लगती हो, तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल सिल्क ट्रेडिंग की कीमत आज मार्केट में कम से कम $10,000 है, तो तुम्हें ये ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए, तुम एक बार फिर से सोच लो। तभी मिस वॉलिस उनसे कहती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फिनली कार्टन वहाँ पर आ जाते हैं, जो मिस वॉलिस को देखकर कहते हैं, आप फिर मुझे यहाँ पर मिल गए हैं, जैसे कि अब हम दोनों यहाँ पर मिल गए हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करें। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है, मैं यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आई हूँ, ना कि यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए, तो प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिसके बाद मिस्टर फिनली कार्टन उनका रास्ता रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि कल जो कुछ हमारे साथ हुआ वो मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला, और वो तुम्हारा सो कॉल्ड वेटर उसको भी मैं आज नहीं तो कल सबक सिखाकर ही मानूंगा। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हम लोग साथ में कोलैबोरेशन नहीं करने वाले हैं, तो अब आप प्लीज हम लोगों से दूर रहिए। जहाँ मिस्टर फिनली कार्टन उससे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं कार्टन फैमिली का 3rd सन हूँ, और तुम्हें नहीं पता कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। कमांडर मॉडली और मेयर जेनरी मेरी कजन है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली को बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुँचा सकता हूँ, उसके लिए सिर्फ तुम्हें इतना करना होगा कि मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती हैं, हमारी फैमिली को अगर कामयाब होना है तो हम लोग सही रास्ते का चयन करेंगे, ना कि कोई शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे, तो प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिसके बाद मिस्टर कार्टन उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर मॉडली वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वो गाला के अंदर आते हैं उन्हें मिस वॉलिस कहीं नहीं दिखाई देती। जिसके बाद वो मिस गलप से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है मिस लेटन कहाँ है? जहाँ वो कहती है, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मिस लेटन कहाँ है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। जहाँ वो कहते हैं, ये क्या बेकार की बात है, मैं तुम्हें किस क्यों करूंगा, और वैसे भी मैं मिस लेटन का बॉडीगार्ड हूँ, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। जिसपे मिस गलप उनसे कहती है कि तुम सिर्फ उसके बॉडीगार्ड हो, उसको बॉयफ्रेंड तो नहीं हो क्या? इसी बॉडीगार्ड को इतना हक नहीं कि वो कोई गर्लफ्रेंड रख सके। जिसपे वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी बकवास करने की जरूरत नहीं है,
हैं, जिसके बाद वो उनसे कहने लगती हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे किस नहीं करना चाहते तो सिर्फ मुझे हक कर लो, मैं उसके बाद ही तुम्हें बता दूंगी। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, अब मैं जा रहा हूँ मिस क्लेटन को खुद ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि मिस्टर फिनली उन्हें लेकर गए हैं और तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते हो। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं तो फिर तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद मिस गलप उनसे कहती है ठीक है, किस मी या फिर हग मी, उसके बाद में तुम्हें बता दूंगी। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उन्हें हक करते हैं और मिस गलप मिस मॉर्टन को बता देती है कि मिस्टर फिनली कार्टन मिस वॉलिस को सेकंड फ्लोर पर लेकर गए हैं, रूम नंबर 888 में। जिसके बाद मिस्टर मॉर्टन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मॉर्टली कॉल करते हैं मेयर जेनरिक को। जिसके बाद वो कॉल करने के बाद कहते हैं कि मुझे मेयर जेनरिक से कनेक्ट करो, जहाँ वो कहते हैं कि मैं चार्ली मॉडली बोल रहा हूँ। जिसके बाद उनके असिस्टेंट मेयर जेनरिक से कहते हैं कि किसी चार्ली मॉडली का फोन है। तभी मेयर जेनरिक कहती है ये जरूर यंग मास्टर है। जैसे ही मिस मेयर जेनरिक फोन लेती है वो फौरन कहती है हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, पैरामाउंट होटल में अभी आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फिनली कार्टन मिस वॉलिस को उस रूम में लेकर आ चुके होते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ मिस वॉलिस उनसे कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता आपके साथ बुरा भी हो सकता है। जहाँ वो कह रहे होते हैं तुम कितनी बुरी हो, कितनी ही लड़कियां मेरे पीछे पड़ी है और कितनी ही लड़कियां लाइन में लगी है, लेकिन तुम खुश नहीं हो इस बात से, क्या तुम मेरे साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर मॉडली उस रूम में आ जाते हैं और मिस्टर कार्टर को दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली से कहती है तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं मुझे माफ कर दो, पहली बार इतनी देर हुई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद मिस्टर कार्टर मिस्टर मॉडली के ऊपर गन एम करते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगे ले रहे हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम नहीं जानते मेरी कजन कौन है, वो कमांडर मार्शल की राइट हैंड है और वो बहुत पावरफुल लेडी है, मेरी कजन यहाँ पर आएगी तो देखना वो तुम्हारा क्या करती है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनके हाथ से गन लेकर उन्हीं के ऊपर एम कर देते हैं और उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद मिस्टर कार्टर उनसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता मेरी कजन कौन है, वो यहाँ पर आएगी तो वो तुम्हारे को सबक सिखाएगी। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं मेयर जेनरी तुम्हारी कजन, देखता हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है, जाओ जाकर उसे कॉल करो। जिसके बाद मिस्टर कार्टर मिस मेयर जेनरी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे कोई बुली कर रहा है होटल पैरामाउंट में। जहाँ वो कहते हैं मेरी सिस्टर अभी आती होगी, फिर देखना वो कैसे तुम्हें बताएगी। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं देखते हैं तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बताएगी या फिर वो मुझे बताएगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर कार्टर मिस्टर मॉडली से कहते हैं तुम एक मामूली से वेटर हो, इसके हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता अब तक कब का यहाँ से भाग चुका होता, ना कि यहाँ पर इंतजार कर रहा होता। तभी हम देखते हैं मिस मेयर जेनरी वहाँ आ जाती है और जैसे ही मिस मेयर जेनरी वहाँ आती है मिस्टर फिनली कार्टन उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं ये देखो यही है वो आदमी जो मुझे बुली कर रहा है और अब तुम इसे सबक सिखाओ। लेकिन मिस मेयर जेनरी मिस्टर कार्टन के ही एक पंच मार देती है और उन्हें काफी बुरी तरीके से मारकर जमीन पर गिरा देती है। जिसके बाद वो मिस्टर मॉडली को ग्रीट करती हैं और उनके आगे झुकती हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं मार्शल प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। जहाँ मिस्टर फिनली कार्टन अपने सिस्टर से कहते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें इससे डरने की क्या जरूरत है, तुम एक काफी पावरफुल फिगर हो इस स्टेट की, तुम कमांडर की राइट हैंड हो, तुम इसके सामने इस तरह क्यों झुक रही हो। जिसके बाद मिस मेयर जेनरी उनको और भी ज्यादा मारती है और कहती है अगर तुम कार्टन फैमिली को और ज्यादा ट्रबल में नहीं डालना चाहते तो चुप रहो और ज्यादा फालतू मत बोलो। जिसके बाद मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस से कहते हैं अब तुम मुझे बताओ मैं इसे किस तरह सजा दूं, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे सजा दूं। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब बहुत हो चुका है, इसे जाने दो, अगर हम इससे बदला लेंगे तो इसमें और हमें क्या ही फर्क रह जाएगा। जिसके बाद मिस्टर मॉडली अपने मेयर जेनरी से कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद मेयर जेनरी उन्हें वहाँ से भेज देती है। तभी हम देखते हैं मेयर जेनरी खुद सामने से आकर मिस वॉलिस से कहती है कि मिस लेटिन आप कुछ गलत मत समझिएगा, मिस्टर चार्ली मॉडली ने मुझे एक बार बचाया था। वहीं मिस्टर मॉडली भी कहते हैं हाँ बिल्कुल, एक बार मैंने इसकी जान बचाई थी तो ये उसी का फेवर रिटर्न कर रही है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम लोग ठीक हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। जिसके बाद मिस मेयर जेनरी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर मेयर स्मिथ जो मिस गलप के साथ बैठे होते हैं और उन्हें कॉन्टेक्ट देने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस मेयर जेनिंग्स वहाँ आ जाती है और कहती है क्या आप ये कॉन्टेक्ट मिस गलप को देने वाले हैं। तभी मेयर जेनिंग्स को देखकर कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैरीटाइम बेस्ड प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही मिस गलप को दे चुका हूँ। जिसपे मेयर जेनिंग्स उनसे कहती है क्या सच में तुम ये गलप को देना चाहते हो क्योंकि कमांडर मार्शल भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम्हारे साथ काम करे। जहाँ मेयर स्मिथ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में कमांडर मार्शल भी मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर मुझे उनका सपोर्ट मिला तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तभी मेयर स्मिथ मिस गलप से
कहते हैं मिस गलप मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं मेयर जेनिंग्स की बात मानकर कमांडर मार्शल के साथ ही काम करना चाहूंगा। जिसके बाद मेयर जेनिंग्स उन्हें बताती है कि कमांडर मार्शल रूम 8888 में है, तो आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर वहाँ जाइए और उनके सिग्नेचर लीजिए। तभी मेयर स्मिथ फौरन वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं मिस गलप भी मेयर स्मिथ के पीछे जाना चाहती है, लेकिन मेयर जेनिंग्स उन्हें रोक लेती है और कहती है आप कहाँ पर जा रही हैं। तभी मिस गलप उनसे कहती है कि मैंने सुना है कमांडर मार्शल एक बहुत जीनियस इंसान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है, तो मैं तो सिर्फ उन्हें एक बार देखना चाहती थी। जहाँ मिस मेयर जेनिंग्स उनसे कहती है मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। जिसके बाद वो कहती है जैसे कि अब तुम्हारे हाथ से मेयर स्मिथ का कॉन्टेक्ट निकल गया है, तो क्या तुम चाहोगी हमारी फैमिली के साथ कोलेब्रेशन करना, क्योंकि हमारी फैमिली के पास भी एक अच्छा खासा कॉन्टेक्ट है। जिसपे मिस गलप कहती है क्यों नहीं, आपकी फैमिली के साथ कोलेब्रेशन करना तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। जिसके बाद मेयर जेनिंग्स उसे कहती है चलो तो फिर ठीक है, हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस से कह रहे होते हैं अब मुझे नहीं लगता कि हमें पार्टी में वापस जाना चाहिए, ये होटल का रूम काफी अच्छा है, चलो यहीं पर रेस्ट करते हैं। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है यहाँ पर मजाक मत करो, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आई थी, आराम करने के लिए नहीं, और अभी भी मुझे मेयर स्मिथ से बात करनी होगी कोलैबोरेशन के लिए। इतनी ही देर में मिस वॉलिस उनसे कहती है अगर मिस गलप को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं हाँ मुझे पता है, वरना तो हम डैशिंग ट्रेडिंग को 10% शेयर मिस गलप को देना पड़ेगा। जहाँ मिस वॉलिस कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी ही देर में हम देखते हैं मेयर स्मिथ उस रूम में आ जाते हैं और कहने लगते हैं मिस लेटन कौन है। जहाँ मिस लेटन उनसे कहती है क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जहाँ मेयर स्मिथ कहते हैं क्या आप मिस लेटन है, हाँ मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ और ये मेरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ और आपकी फैमिली के साथ कोलैबोरेट करना हमारी फैमिली के लिए ऑनर की बात होगी। जिससे वो कहती है क्या सच में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप मुझे देना चाहते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर स्मिथ को बताती है सच पूछो तो आज यहाँ पर मैं आपके साथ प्रोजेक्ट की बात करने के लिए ही आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं पूरा कर पाऊंगी। जिसपे मिस्टर चार्ली मोटली उनसे कहते हैं मेयर स्मिथ पर्सनली तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उन्हें नाराज करना चाहिए। जिसपे मिस वॉलिस कहती है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, और वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेती है। जिसके बाद मिस्टर मोटली उनसे कहते हैं जैसे कि अब और कोई काम नहीं है तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से बाहर ले जाते हैं। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर मोटली उनसे कहते हैं कि जैसे कि तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई थी और अब वो तुम्हें यहाँ पर मिल चुका है, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा है। देखो यहाँ पर कितना क्राउड है, तो अब हम लोगों को घर चलकर आराम करना चाहिए। जहाँ पर मिस वॉलिस उनसे कहती है नहीं अभी आराम करने का टाइम नहीं है, लेटिन फैमिली को कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो मुझे जल्द से जल्द किसी को ढूंढना होगा जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तभी मिस गलप वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहने लगती है अब जैसा कि तुम लोग बैट हार चुके हो तो तुम्हें अपनी ड्रेसिंग ट्रेडिंग का 10% मुझे देना होगा। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है तुम ये क्या कह रही हो। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है क्योंकि मेयर स्मिथ वाला प्रोजेक्ट मैंने जीत लिया है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, ये देखो मेरे हाथों में मेयर स्मिथ वाला प्रोजेक्ट है और अब मैं ये जीत चुकी हूँ। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है चलो तो फिर बेट लगाते हैं, अगर मेरे पास मेयर स्मिथ वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तुम अपने बॉडीगार्ड को कुछ दिनों के लिए मुझे दे दोगी। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ भी हो, लेकिन मेयर स्मिथ वाला प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी आंखें खोलो और ये देखो ये है मेयर स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट और मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करने वाली हूँ। अभी ही मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन साइन किया है। जहाँ मिस गलप काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेयर स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कैसे मिल सकता है, क्योंकि मुझे पता है उनका कॉन्ट्रैक्ट टेरेस ऑफ कमांडर मिस्टर मार्शल मोटली को मिला है और ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, या फिर मैं ऐसे समझूं कि ये सब कुछ तुम्हारे पास खड़े बॉडीगार्ड की वजह से हुआ है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है ये सिर्फ एक मामूली बॉडीगार्ड है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इस बारे में भी कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, तो तुम्हें अब अपनी बेट याद है ना। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं बेट कैसी बेट। जहाँ मिस वॉलिस उन्हें बताती है कि हमारे बेट के अकॉर्डिंग मेयर स्मिथ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, तो अब मिस गलप मुझे इंटरनेशनल सिल्क प्रोजेक्ट देने वाली है। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है हाँ ठीक है, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ, इसीलिए जो मैंने कहा है वो मैं तुम्हें दूंगी और ये सिल्क कॉन्ट्रैक्ट गलप फैमिली के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिस गलप उनसे कहते हैं चलो तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और कुछ काम करना है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। जिसके बाद मिस वॉलिस वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस गलप उनसे कहती हैं अच्छा तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पर छोड़ के चली जाओ, ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेगा। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती हैं कि ये सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, इसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या पता। तभी मिस गलप उनसे कहती हैं कोई बात नहीं, अगर इसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं इसे सिखा दूंगी। जिसके बाद मिस
वॉलिस उनसे कहती है तुम ऐसा क्यों चाहती हो। तभी मिस गलप उनसे कहती है तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम एक बॉडीगार्ड के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो सकती हो। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है ठीक है चलो हम चलकर बात कर लेते हैं। तभी मिस गलप वहाँ से चली जाती है और मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस से कहते हैं क्या जरूरी है कि हम जाकर इससे बात करें। तभी मिस वॉलिस उनसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। जिसके बाद वो दोनों मिस गलप के साथ एक रूम में जाते हैं जहाँ मिस वॉलिस वहाँ पहुंचकर उनसे कहती है आपने हमें इस रूम में क्यों बुलाया है। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है ये रोज बॉल रूम है और यहाँ पर कई सारे खूबसूरत लड़के और लड़कियां हैं, तो क्या इनमें से तुम्हें कोई पसंद है। तभी मिस गलप मिस्टर चार्ली से भी कहती है ये देखो यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां हैं, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुम्हें इनोसेंट लड़कियां पसंद है या फिर क्लासी मिस वॉलिस जैसी, या फिर तुम्हें मेरी टाइप की लड़कियां पसंद है। जिसके बाद वो मिस्टर मॉडली के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी मिस वॉलिस मिस गलप से कहती है आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं। जहाँ मिस गलप कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है तुम मेरे बॉडीगार्ड के पीछे क्यों पड़ी हो। जहाँ मिस गलप उन्हें बताती है कि मैंने कोई भी बॉडीगार्ड इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं देखा है, इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम लोग इन लोगों को सर्व क्यों नहीं करते। तभी हम देखते हैं वो एक लड़का और एक लड़की मिस्टर मॉडली और मिस वॉलिस के पास आते हैं ड्रिंक ऑफर करने के लिए। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस गलप भी उनसे कहती है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, मिस लेटेन तुमसे क्या कह रही है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो दो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस गलप से कहती हैं अगर आप सिल्क ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाहती हैं तो उसके बारे में बात कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, वरना मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद मिस गलप उनसे कहती हैं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेयर स्मिथ वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। वो तो कमांडर ऑफ कमांडर्स को मिला है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा मार्शल कमांडर से क्या रिलेशनशिप है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है मैं कमांडर को नहीं जानती हूँ और मेरा उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए मिला है शायद मिस्टर स्मिथ मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद सुना था कि उस प्रोजेक्ट में मार्शल कमांडर इन्वॉल्व है, तो वो तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तुम जरूर उन्हें जानती हो और तुम्हारा उनसे कोई रिलेशनशिप है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कमांडर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन मिस गलप उनसे कहती है तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिल्क ट्रेडिंग जब कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूंगी जब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगी कि तुम अपने बॉडीगार्ड को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़कर जाओगी। जहाँ मिस वॉलिस कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो। तभी मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं तुम हमेशा मेरे ऊपर ही क्यों बैट लगाना चाहती हो। जिसके बाद मिस गलप उनसे कहती है ये एक नॉर्मल बॉडीगार्ड ही तो है, तुम इसके लिए इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वॉलिस सोचती है हाँ ठीक है ये एक मामूली बॉडीगार्ड ही तो है, और मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है और मिस गलप से कहती है कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद रखना। जहाँ मिस्टर मॉडली उन्हें पीछे से आवाज लगाते हैं और उन्हें हनी कहकर बुलाते हैं। तभी मिस गलप उनसे कहती है क्या तुमने उसे हनी कहकर बुलाया। जहाँ मिस वॉलिस कहती है नहीं तुमने गलत सुना है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस गलप मिस्टर मॉडली के साथ और ज्यादा फ्लर्ट करने लगती है और कहती है अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा मिस वॉलिस के साथ क्या रिलेशन है। अभी मैंने सुना है तुमने उसे हनी कहकर बुलाया है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे हनी नहीं कहा है, तुमने गलत सुना है। जिसके बाद मिस गलप उनसे बार बार यही पूछती रहती हैं कि तुम अब मुझे सच सच बताओ तुम्हारा मिस वॉलिस के साथ क्या रिलेशन है और मिस वॉलिस का मिस्टर मॉडली के साथ क्या रिलेशन है। जहाँ वो कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता और मैं आपको क्यों बताऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस गलप उन्हें जाने नहीं देती और उन्हें उनसे कहती है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। तभी मिस गलप उनसे कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, शादीशुदा मेंस भी एक से ज्यादा लड़कियां रख सकते हैं और मुझे कोई टाइटल भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो मिस मॉडली को सोफा पर गिरा देती हैं और उनसे कहती हैं अब तुम मुझे सच सच बताओ मिस वॉलिस का मिस्टर कमांडर के साथ क्या रिलेशनशिप है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक समझा है, मिस्टर मास्टर मॉडली मिस वॉलिस को पसंद करते हैं। जहाँ ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या सच में मार्शल मिस वॉलिस को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर मार्शल मॉडली उन्हें पसंद नहीं करते तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें क्यों दिलाते। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है आज तक मैंने मार्शल मॉडली को नहीं देखा है तो वो उसे किस तरह देख सकती है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है आज तक मैंने तो उसे नहीं देखा है तो ये उसे किस तरह देख सकती है। जहाँ मास्टर मॉडली उन्हें कहते हैं अगर वो उन्हें पसंद नहीं करते तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें क्यों दिलाते। जिसपे मिस गलप उनसे कहती है ये सब कुछ जरूर एक इत्तेफाक है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं करना तो जाने दो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्या तुम भूल गए हो मिस वॉलिस ने अभी अभी तुम्हें मुझे दिया है। जहाँ मिस्टर मॉडली
उनसे कहते हैं क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गिफ्ट हूँ जिसे जो मर्जी चाहे दे सकता है और कोई भी ले सकता है, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद मिस गालब उनसे कहती है तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ क्योंकि मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं अगर आप मुझे पसंद भी करती हैं तो फिर भी मेरे दिल में कोई और है। जहाँ मिस गालब उनसे कहती है क्या वो वॉलिस है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं ये आपका बिजनेस नहीं है इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें सोफा पर गिरा लेती हैं और कहती हैं मैंने तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड आज तक नहीं देखा है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस वॉलिस एक टेबल पर बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो उसे चार्ली कहकर बुलाती है और कहती है नहीं तुम वो नहीं हो, वेटर जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। और वो बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही होती है। अभी हम देखते हैं मिस्टर फिनली कार्टन वहाँ से जा रहे होते हैं और वो मिस वॉलिस को वहाँ पर ड्रिंक करता हुआ देख लेते हैं। जहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ये वही मिस लेटन है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। जहाँ उनका असिस्टेंट उनसे कहता है हाँ ये वही लग रही है। जिसके बाद वो दोनों उनके पास जाते हैं और मिस लेटन से कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद कर दे देता हूँ। जिसके बाद मिस लेटन वहाँ से उठ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिस्टर कार्टर उन्हें वहाँ से जाने नहीं देते और उन्हें रोक लेते हैं। जहाँ वो उनसे कहते हैं ये देखो मेरा पेज और मेरा पैर देखो ऑलमोस्ट टूट गया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो कहते हैं और तुम अभी भी इतनी ज्यादा जिद्दी हो। जिसके बाद मिस्टर कार्टर मिस वॉलिस से कहते हैं मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम उस बॉडीगार्ड को ढूंढ कर मेरे पास लाओ और मैं मैच कर दूं, या तो फिर तुम मेरे साथ चलो और मुझे खुश करो। जिसपे मिस वॉलिस कहती है क्या तुम सपना देख रहे हो। जहाँ मिस्टर कार्टर उनके एक मार देते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम अभी भी मेरे सामने बात करने लायक हो। तुम्हें क्या लगता है हमारी कार्टन फैमिली तुम्हारी लेटन फैमिली से डर जाएगी। तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली के आगे कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली को अभी इस शहर से डिसअपियर करा सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर कार्टर मिस वॉलिस को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस गलप अभी भी मिस्टर मॉडली के साथ फ्लर्ट करने में लगी होती है और कहती है मैं अभी भी तुमसे जानना चाहती हूँ, मुझे सच सच बताओ क्या सच में मिस्टर मार्शल मिस वॉलिस को पसंद करते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात 1000 बार बता चुका हूँ, अगर वो उन्हें पसंद नहीं करते तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें क्यों देते। जहाँ वो कहती है कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं पहले तो आप मेरे ऊपर से हट जाइए, मैं नहीं चाहता किसी को कोई गलतफहमी हो। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है किसी को गलतफहमी ना हो या फिर वॉलिस को ना हो, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उससे मुझे बताओ। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि मैं आपको मैं नहीं बता सकता और ये मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है। जिसके बाद मिस गलप उनसे कहती है तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी उस मरीन टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, और वो मिस वॉलिस को मिल गया है तो ऑफकोर्स मैं इस बात के लिए एंग्री हूँ। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं तो ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तुम अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक दूसरा प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। जहाँ मिस गलप उनसे कहती है क्या तुम मुझे प्रोजेक्ट दिलाओगे, तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो, क्या तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद तभी मिस गलप उनसे कहती है क्या सच में तुम मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हो। जहाँ मिस्टर मॉडली कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। जिसपे मिस गलप कहती है मैंने मार्शल मॉडली के बारे में सुना है कि वो इंसान बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, उसे सिर्फ एक बार ट्रेन में देखा गया है, उसके बाद से उसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ही मार्शल मॉडली हो। जहाँ मिस्टर मॉडली कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ही मार्शल मॉडली हूँ। जहाँ वो हंसने लगती है और कहती है क्या सच में तुम ही मार्शल मॉडली हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँ। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि मेरा लास्ट नेम मोटली है, क्या ये सबूत काफी नहीं है। जहाँ वो कहती है इस शहर में हजारों लोगों का लास्ट नेम मोटली है, तो क्या वो सभी मार्शल मॉडली हो जाएंगे। तभी हम वहाँ देखते हैं मिस माया जेनिंग्स वहाँ आती हैं और मिस्टर मॉडली के सामने झुकती हैं और उन्हें ग्रीट करती हैं। जहाँ वो देखकर काफी शॉक हो जाती हैं। जहाँ मेयर जेनिंग्स उनसे कहती हैं कमांडर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मिस लेटन को मिस्टर फिनली कार्टर लेकर चला गया है, अभी मैंने अपने लोगों को भेजा है उन्हें ढूंढने के लिए। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं कि ये कार्टर बहुत ज्यादा ट्रबल चाहता है। जिसके बाद वो वहाँ से फौरन चले जाते हैं और मिस गलप मिस मेयर जेनिंग्स से पूछती हैं क्या ये सच में मार्शल मॉडली है। जहाँ मिस जेनिंग्स कहती हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है और मिस गलप को इस बात से काफी बड़ा शौक लगता है और वो सोफा पर बैठ जाती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ मैंने अभी क्या क्या कहा है, अब मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फिनली कार्टर मिस वॉलिस को एक रूम में लेकर गया होता है और वहाँ पर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मॉडली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें काफी दूर पकड़कर फेंक देते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली से कहती है फाइनली तुमने यहाँ पर आने का डिसाइड कर ही लिया, तुम बहुत बुरे हो, तुमने कहा था तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा, तुम जो भी लड़की देखते हो उससे प्यार करने लगते हो, सभी आदमी तुम जैसे होते हैं। और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर फिनली कार्टर अपनी गन निकालते हैं और मिस्टर मॉडली को शूट करने की कोशिश करते हैं। तभी मेयर जेनिंग्स वहाँ आ जाती है और उनकी गन रोकते हुए उनसे कहती
कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। जहाँ मिस्टर कार्टर उनसे कहते हैं मेयर जेनिंग्स तुम पागल हो गई हो, ये एक मामूली सा वेटर है और तुम इससे इतनी ज्यादा क्यों डर रही हो, अगर ऐसी क्या बात है। जहाँ मिस मेयर जेनिंग्स उनसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इस इंसान का एक वर्ड तुम्हारी और मेरी फैमिली दोनों को खत्म कर सकता है, क्या तुम्हें पता है ये कौन है। और वो उन्हें बताती है कि ये एयर ऑफ कमांडर्स है मिस्टर मार्शल मॉडली। जो सुनकर मिस्टर फिनली कार्टन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फौरन घुटने टेक देते हैं, जिसके बाद वो उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं तुम तो अभी कह रहे थे कि तुमने आज तक अपनी जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगी है, तो क्या तुम मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो। जहाँ मिस्टर कार्टर उनसे रिपीटेडली माफी मांगते रहते हैं, लेकिन मिस्टर मॉडली मेयर जेनिंग्स से कहती है कि ये इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट है तो इसे फौरन आर्मी में भेज दो। जहाँ मिस्टर कार्टर उनसे कहते हैं नहीं मैं आर्मी में नहीं जा सकता, मैं फाइट में बहुत ज्यादा वीक हूँ। जहाँ मेयर जेनिंग्स उनसे कहती है कि अब अगर तुमने एक वर्ड और बोला तो तुम्हारा परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं तभी हम देखते हैं मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस को अपनी गोद में लेकर एक रूम में लेकर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर लेटाते हैं। जैसे ही मिस्टर मॉडली वहाँ पर पानी पीते हैं, मिस गलप्स वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर मॉडली को मार्शल मॉडली कहकर बुलाती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जहाँ वो कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी मिस गलप उनसे कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हें इस तरह बुलाऊं। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैन एंड वुमेन एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। जिसपे मिस गलप कहती है लेकिन आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे दिल में कोई और है और वो लड़की मिस वॉलिस है, तो इसीलिए आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। जहाँ मिस वॉलप उनसे कहती है कि ये एक आम बात है कि एक आदमी की जिंदगी में एक औरत से ज्यादा औरतें हो सकती है। मिस्टर कमांडर मॉडली की जिंदगी में भी कई सारी औरतें हैं, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए और वैसे भी वॉलिस को अगर पता भी चल गया तो वो बुरा नहीं मानेगी। जिसके बाद वो उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस वॉलिस को होश आ जाता है और वो मिस्टर मॉडली को वहाँ देखती है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनके पास आते हैं और कहते हैं हनी फाइनली तुम्हें होश आ गया। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली के एक थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है वापस अपनी गल्फ के पास ही जाओ और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद वो उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस गल्फ उन्हें जाने नहीं देती और कहती है कि आप प्लीज मत जाइए, मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं क्या तुमने नहीं देखा मेरी हनी मुझसे नाराज हो गई है। जिसपे वो कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और उसे मनाना कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े खरीद लो, वो आसानी से मान जाएगी। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में वो इतनी आसानी से मान जाएगी, फिर तो मुझे मेयर जेनिंग्स से कहकर मानियर से उनके लिए कुछ अच्छे कपड़े मंगाने होंगे। 3 शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर मॉडली अपनी साइकिल से मानियर के शोरूम में जाते हैं वो कस्टमाइज्ड कपड़े लेने के लिए जो उन्होंने मेयर जेनिंग्स से ऑर्डर करवाए थे। लेकिन वहाँ की एम्प्लॉय उन्हें अंदर नहीं घुसने देती और कहती है तुम कौन हो जो इतनी आसानी से अंदर जा रही हो, क्या तुम्हें पता है ये मानियर का इस शहर का सबसे बड़ा स्टोर है और यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा नहीं आ सकता है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं मैंने अपनी वाइफ के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, मैं सिर्फ वही लेने के लिए आया हूँ, तो प्लीज आप बस मुझे वो कपड़े दे दीजिए। जहाँ मिस्टर मॉडली से वो एम्प्लॉय कहती है लेकिन तुम एक मामूली से वेटर हो, तुम यहाँ के कपड़े कैसे ऑर्डर कर सकती हो, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से जा सकते हो वरना मैं किसी को बुलाऊंगी जो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं क्या तुम बहुत ज्यादा रूड नहीं हो। जहाँ वो एम्प्लॉय उनसे कहती है अगर तुमने यहाँ पर कपड़े ऑर्डर करे हैं तो लाओ दिखाओ तुम्हारी रिसीट कहाँ पर है। जहाँ वो कहते हैं कि रिसीट नहीं है। जहाँ वो सोचते हैं मेयर जेनिंग्स ने किसी रिसीट के बारे में तो नहीं कहा था। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं मेरा नाम चार्ली मॉडली है, तुम जाकर अपने बॉस को बताओ, उन्हें पता है कौन से कपड़े मुझे देने हैं। इसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी भी ऐसे आम इंसान से हमारे बॉस आकर मिलते हैं, ऐसा नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मेरा लास्ट नेम मॉडली है और शायद तुम जाकर अपना अकाउंट चेक करो, उसमें रजिस्टर होंगे मेरे ऑर्डर किए हुए कपड़े। जिसमें वो कहते हैं आज के पूरी बैच में कोई भी मॉडली सरनेम का ऑर्डर नहीं है। जहाँ वो कहते हैं तो फिर वॉलिस लेटिन के नाम से ऑर्डर होगा। जिसमें वो कहती है ना ही लेटिन के नाम से है और ना ही मॉडली के नाम से, आप तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर जर्ज आते हैं जो इस स्टोर के बॉस होते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर मॉडली को वहाँ पर देखते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मिस्टर मॉडली को झुककर ग्रीट करते हैं। जहाँ उनकी एम्प्लॉय देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपनी एम्प्लॉय से कहते हैं तुम चली जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें पता है ये कौन है, ये मार्शल मॉडली है। जिसके बाद वो भी उनसे माफी मांगती है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं ये सारी बातें छोड़ो, जो कपड़े मैंने आप ऑर्डर किए थे बस मुझे वो लाकर दे दीजिए। जिसके बाद वो उन्हें वो कपड़े लाकर देते हैं और मिस्टर मॉडली वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस के कैबिन में जाते हैं वो ड्रेसेस लेके और उन्हें वो गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि
आई होप तुम्हें ये सब पसंद आएगा। जहाँ मिस वॉलिस को कपड़े देखती है और कहती है ये तो मानियर ब्रांड के हैं, ये तो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, हर ड्रेस की कीमत कुछ $1000 होती है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं पैसों की कोई बात नहीं है जब तक तुम्हें ये पसंद आते हैं। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है तो जाओ जाकर ये मिस गर्लप को दो, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं आप गलत समझ रही है, मेरे दिल में सिर्फ आप हैं और मैं किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता हूँ। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किसी लड़की के आसपास घूमते हुए तो देखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक आप ही है। जिसके बाद वो स्माइल करती है और कहती है मेरे साथ स्वीट टॉक मत करो, और वो उन्हें बताती है कि आज मेरी फ्रेंड लिंडा की मनी शॉप की इनॉग्रेशन है तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूंगी, और उन्हें $50 देती है और कहती है कि ये पैसे लेकर जाओ और एक डिसेंट सा गिफ्ट उनके लिए खरीद लेना। जिसके बाद वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर मॉडली अपने मेयर डिप्यूटी से मिलते हैं जो उन्हें गिफ्ट लाकर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये एक एंटीक कॉर्नुकोपिया है जो 10,000 रुपए में सेल हो रहा था और ये मैंने ऑक्शन में खरीदा है। सुना है इस कॉर्नुकोपिया को अपने पास रखने से वेल्थ आपके पास आती है। जिसपे वो कहते हैं हाँ ठीक है, मेरी वाइफ की फ्रेंड का आज शॉप ओपनिंग है तो उसके लिए ये गिफ्ट काफी ठीक रहेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली को लेकर उस पार्टी में जाती है जहाँ वो उससे कहती है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो तुमने कोई गिफ्ट खरीद लिया क्या। जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सब कुछ तैयार है। जिसके बाद वो वहाँ पे अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस वॉलिस को उनकी कॉलेज की एक पुरानी फ्रेंड मिस टिया मिलती है जो उन्हें देखकर कहती है मिस वॉलिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, और उनका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम हमारे कैंपस की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी तो क्या तुमने इस वेटर से शादी करी है। मैंने सुना है कि ये एक वेटर है और इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उनपे हंसने लगती है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है हम सब लोग एक दूसरे क्लासमेट हैं तो ऐसे मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। जहाँ वो उनपे गुस्सा होते हुए कहती है तो क्या तुम अपने लूजर हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही हो। जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस्टर मॉडली से कंपेयर करते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है मैक्स और ये बहुत बड़े परिवार का बेटा है और आगे चल के ये कमांडर बनेगा। ये तुम्हारा हस्बैंड मेरे बॉयफ्रेंड की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। जिसके बाद वो उनपे हंसते हैं। तभी मिस वॉलिस कहती है मैं यहाँ पर सेरेमनी के लिए आई हूँ ना कि यहाँ पर हमारे बॉयफ्रेंड से अपने हस्बैंड को कंपेयर करने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन मिस टिया के बॉयफ्रेंड मिस वॉलिस को रोकते हैं और कहते हैं तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का मूड खराब करा है तो तुम्हें मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। जिसपे मिस्टर मॉडली उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तुमसे माफी नहीं मांगेगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वैसे तो मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता लेकिन अब तुम्हें झुककर मेरे जूते साफ करने होंगे। ये पूरे $50 के हैं और ये अमेरिका से आए हैं, कुछ ही लोगों को इसे साफ करने का मौका मिलता है तो तुम्हें इसके लिए ऑनर होना चाहिए। के बाद वो लोग हंसने लगते हैं लेकिन मिस्टर मॉडली उनका हाथ पकड़कर मोड़ देते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। जिसके बाद मिस्टर मैक्स अपनी गन निकालकर उनके ऊपर शूट करते हैं लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उनकी गन छीन कर उन्हीं पर एम कर देते हैं और कहते हैं कि लास्ट बार एक आदमी ने मेरे ऊपर गन एम करी थी तो मैंने उसे आर्मी में भेज दिया है, अब तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। गन दुश्मनों के लिए होती है तो आगे चलकर इसे ध्यान से यूज करना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वॉलिस और मिस्टर मॉडली हॉल के अंदर जाते हैं और वो अपना गिफ्ट उन लोगों को हैंड ओवर करते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस मिस्टर मॉडली के से कहती है कि ओ शिट मेरे पैसे तो गाड़ी में ही रह गए हैं, मुझे यहाँ पर कुछ पेपर मनी भी चाहिए थी। जिसके बाद मिस्टर मॉडली कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ पेपर मनी है, और वो अपनी जेब से एक चेक निकाल कर देते हैं। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है यहाँ पर सभी लोग कैश दे रहे हैं तो तुम ये एक पेपर का टुकड़ा क्यों दे रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि ये एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, ये एक चेक है जिसे फॉरेनर्स यूज करते हैं, इससे हम बाद में कैश ले सकते हैं और तुम यकीन करो इस चेक के अंदर कुछ $1000 हैं। जिसपे वो कहती है कि मैं तो तुम्हें कुछ ही डॉलर देती हूँ तो तुम्हारे पास $1000 कैसे हो सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि तुम इस बात की फिक्र मत करो। जिसके बाद वो दोनों पार्टी हॉल के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं एक टेबल पर उनकी फ्रेंड मिस डोरा और उनके हस्बैंड मिस्टर जेरी बैठे होते हैं। वो वहाँ जाकर उन्हें ग्रीट करते हैं लेकिन वो लोग भी बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं तो वो मिस वॉलिस का मजाक उड़ाना चाहते हैं। जहाँ मिस्टर चार्ली मिस्टर जेरी से हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं तो वो उनके हस्बैंड मिस्टर चार्ली से कहते हैं हाँ मैंने सुना है ब्यूटी ऑफ कैंपस ने एक वेटर से शादी करी है तो जरूर वो तुम ही होंगे। जिसके बाद मिस्टर चार्ली एक चेयर पर बैठते हैं तो मिस डोरा उनसे कहती है ये चेयर ऑनर चेयर है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है रहने दो, इस चेयर पर मैं बैठो, तुम दूसरी जगह बैठ जाओ। जैसे ही वो खड़े होकर दूसरी जगह बैठना चाहते हैं तभी वहाँ पर मिस टिया और उनका हस्बैंड मैक्स भी आ जाते हैं और वहाँ पर आकर कहने लगते हैं कि हम एक जरूरी काम में फंस गए थे इसीलिए हमें आने में देर हो गई है। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं और मिस डोरा मिस्टर
चार्ली को उन्हें से मिलाते हुए कहती है, क्या तुम इसे जानते हो, ये मिस वॉलिस का गुड फॉर नथिंग हस्बैंड है मिस्टर चार्ली, जो एक वेटर है। जहाँ वो कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना है ये एक वेटर है और काफी बड़ा लूजर है। जिसपे मिस वॉलिस गुस्से में कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा हस्बैंड कोई लूजर नहीं है। जिसके बाद मिस्टर चार्ली कहते हैं, तुम लोग इस तरह कैसे बात कर सकते हो। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे कहीं से डॉग के भौंकने की आवाज आ रही है। जहाँ वो कहते हैं, हाँ लगता है किसी का पेट खुला रह गया है। जिसपे मिस्टर चार्ली कहते हैं, तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो, किसका पेट। जहाँ वो लोग कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और पेट दिखाई दे रहा है क्या। जिसके बाद वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिनकी ये सेरेमनी है वो लोग आ जाते हैं, मिस लिंडा और उनके हस्बैंड मिस्टर फेलिक्स। वहाँ पर आकर वो कहते हैं कि हमारी मनी शॉप में बहुत ज्यादा काम था, कुछ फ्रेंड से मिलने के चक्कर में हम लोग लेट हो गए हैं। जहाँ वो कहते हैं, हमें पता है तुम लोग बहुत ज्यादा बिजी लोग हो, तो तुम्हारा देर से आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब फ्रेंड्स हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस वॉलिस भी मिस लिंडा को ग्रीट करती हैं और कहती हैं, लिंडा बहुत टाइम बाद हम एक दूसरे से मिले। जहाँ वो मिस वॉलिस को देखकर काफी ठंडा रिप्लाई देते हुए कहती हैं, हाँ मुझे पता है हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो क्यों ना हम लोग एक साथ बैठ जाएं। जहाँ मिस या मिस्टर चार्ली को उनसे मिलाते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है इसका ये गुड फॉर नथिंग अभी चेयर ऑफ ऑनर पर बैठ गया था। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम इस चेयर पर नहीं बैठ सकती क्योंकि इसकी कीमत $100 है और यहाँ पर वही लोग बैठ सकते हैं। जहाँ मिस्टर चार्ली उनसे कहते हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ $1000 वाली चेयर कौन सी है। जहाँ मिस्टर फेलिक्स उनसे कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब, तुमने $1000 हमें एज ए गिफ्ट दिए हैं। जहाँ वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद मिस लिंडा मिस वॉलिस से कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड क्या बोल रहा है। जहाँ मिस वॉलिस उनसे माफी मांगती है और कहती है, चार्ली का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। जिसके बाद मिस्टर फेलिक्स उनसे कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसने हमें $1000 गिफ्ट भी करे तो हमें इसकी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि तुम्हारे छोटे मोटी रकम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इतने पैसों से तो मेरी वाइफ की मंथली कन्वेंस भी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद मिस्टर फेलिक्स उनसे कहते हैं, तो क्या अब तुम हमारा एंटरटेनमेंट करने वाले हो। जिसपे मिस्टर चार्ली उनसे कहते हैं, तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं एक पेट की तरह तुम्हें भौंककर दिखाऊं और तुम्हारा एंटरटेनमेंट करूं। तो मिस्टर फेलिक्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद मिस्टर मॉटली उनसे कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इससे पहले एक बेट लगाएं। जिसपे मिस्टर फेलिक्स उनसे कहते हैं, वॉलिस का हस्बैंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये गैम्बलर भी है। जिसके बाद वो कहते हैं, हाँ बताओ किस तरीके की बेट। जहाँ मिस्टर मॉटली उनसे कहते हैं कि अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैंने पूरे $1000 एज ए गिफ्ट दिए हैं, तो तुम लोगों को मेरी वाइफ के सामने झुककर इससे माफी मांगनी होगी। जिसपे वो कहते हैं, हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे। जिसके बाद मिस लिंडा अपने एम्प्लॉय को बुलाती है और उनसे पूछती है कि हमें चेक करके बताओ कि मिस्टर चार्ली मॉटली ने कितना अमाउंट एज ए गिफ्ट दिया है। जिसके बाद वो अपना रजिस्टर चेक करते हैं और चेक करने के बाद बताते हैं कि मिस्टर चार्ली मॉटली ने कोई कैश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक चेक दिया है। जिसपे वो सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या एक चेक जो फॉरेनर्स यूज करते हैं, क्या सच में तुम्हारे पास कोई चेक है, या फिर ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ जरूर ये एक कागज का टुकड़ा ही होगा, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर मॉटली उन्हें बताते हैं कि ये एक चेक है जो हेनरी बैंक का चेक है, जहाँ से आप एक पूरे $1000 ले सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक दूसरे एम्प्लॉय आता है और उन लोगों को आकर बताता है कि हेनरी बैंक ने $1000 भेजे हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये मिस्टर चार्ली मॉटली की तरफ से गिफ्ट है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में हेनरी बैंक की तरफ से $1000 का गिफ्ट आया है, वो भी चार्ली मॉटली की तरफ से। जहाँ वो कहते हैं, क्या सच में ऐसे ही है, और वो एम्प्लॉय उन्हें कंफर्म करता है। जिसके बाद मिस्टर मॉटली कहते हैं, अब जैसे कि साबित हो चुका है तो तुम लोगों को अपनी बेट नहीं भूलनी चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या सच में अब हमें माफी मांगनी होगी। जहाँ मिस्टर जेरी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इस आदमी के पास इतने सारे पैसे नहीं हो सकते, लेकिन फैमिली के हालात काफी सालों से ठीक नहीं चल रहे हैं, तो $1000 उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, और ये गुड फॉर नथिंग वेटर इसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वो एक दूसरे से कहते हैं, क्या सच में अब हमें इससे माफी मांगनी होगी। तभी मिस या उनसे कहती है, नहीं तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे हेनरी बैंक की तरफ से आए हैं, हमें इस बात पर भरोसे नहीं है कि वो तुमने ही दिए हैं, और चार्ली मॉटली नाम के तो इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैसे तुम्हारी तरफ से ही आए हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम बैट हार चुके हो, अब तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी और अब तुम्हें हमें भौंक कर दिखाना होगा। जहाँ मिस वॉलिस उनसे कहती है, तुम लोग ये क्या कह रहे हो, साफ है कि ये बैट मेरा हस्बैंड जीता है, तुम लोग तो ये गलत कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर मैक्स मिस्टर मॉटली को वो ड्रिंक देने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें ये ड्रिंक पीनी होगी, लो इसे पियो। जिसके बाद मिस्टर मॉटली उनके हाथ से वो ग्लास ले लेते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं ये ड्रिंक कर लेता हूँ। जिसके बाद मिस वॉलिस उनसे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर मॉटली वो ड्रिंक मिस्टर मैक्स के ऊपर फेंक
फेंक देते हैं, जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस वॉलिस से कहने लगते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मिस्टर मैक्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो मिस्टर मॉर्टली से कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, तुम अभी के अभी इसे साफ करो और मुझसे झुककर माफी मांगो। जिसपे मिस्टर मॉर्टली उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस लिंडा मिस वॉलिस से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ये सब क्या कर रहा है, मैंने तुम्हें आज इस सेरेमनी में इसलिए बुलाया था ताकि तुम मेरी शॉप की ओपनिंग के लिए सेलिब्रेट कर सको, ना कि इसलिए कि तुम मेरी पार्टी पूरी तरीके से खराब कर दो। देखो तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है। तभी मिस वॉलिस मिस्टर चार्ली से उसे छोड़ देने के लिए कहती है, जहाँ तभी मिस थिया भी अपने हस्बैंड से कहती है कि रहने दो, हम लिंडा और फिलिक्स के लिए इस सब चीजों को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद मिस वॉलिस मिस लिंडा से कहती है कि जैसे कि तुम लोग हमारे को यहाँ वेलकम नहीं कर रहे हो तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस लिंडा उनसे कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें यहाँ पर अपनी पार्टी में बुलाया और तुम बिना कुछ खाए पिए यहाँ से नहीं जा सकते। अब हम सब लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और तुमने ये सब कुछ इतना सीरियस ले लिया है। जिसपे मिस वॉलिस उनसे कहती है, क्या सच में तुम लोगों को ये मजाक लग रहा था। जहाँ सभी लोग कहने लगते हैं, हाँ बिल्कुल, पुराने क्लासमेट्स एक दूसरे से इतना मजाक तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती है तो चलो अब हम सब लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस से कहते हैं कि चलो अब कोई बात नहीं, हम यहाँ पर खाना खा लेते हैं। जिसके बाद मिस लिंडा सभी लोगों को बताती है कि आज का स्पेशल मेन्यू मैंने मून रेस्टोरेंट की शेफ से बनवाया है। जहाँ पर मिस्टर मॉडली उससे कहते हैं, मून रेस्टोरेंट के शेफ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लो तुम ये वाली डिश ट्राई करो, ये उनकी फेमस है। लेकिन मिस्टर मैक्स और मिस्टर जेरी वहाँ पर बैठकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक डॉग के साथ बैठकर खाना खाना कितना ही ज्यादा एम्बेरसमेंट है। जौन सी डिश मिस्टर मॉडली मिस वॉलिस को सर्व करते हैं वही डिश उठाकर मिस थिया फेंक देती है। जिसपे मिस लिंडा कहती है, तुमने ऐसा क्यों करा। जिसपे मिस थिया उन्हें बताती है कि एक डॉग को झूठा खाना मैं नहीं खा सकती, इसीलिए मैंने ये डिश फेंक दी है। जिसके बाद मिस लिंडा उनसे कहती है कि ये कह रहा है कि इसे पता है ये डिश वहाँ की फेमस है, इसका मतलब ये मून रेस्टोरेंट में रेगुलर है, क्या सच में ऐसा ही है। जिसके बाद वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर चार्ली फोन करते हैं और वो कहते हैं मुझे डिप्यूटी हार्ट से कनेक्ट करो। जिसके बाद हम डिप्यूटी हार्ट से कहते हैं कि मास्टर नेली को फौरन यहाँ पर भेजो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। जहाँ डिप्यूटी हार्ट उनसे कहते हैं क्या कोई कॉर्निकोपिया में प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अभी उन्हें यहाँ पर भेजता हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या सच में मास्टर नेली को तुम यहाँ पर बुलाने वाले हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो सिर्फ कमांडर के लिए काम करते हैं और कई लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, वो इतनी आसानी से किसी से मिलते भी नहीं है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारी एक कॉल पर वो यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मास्टर नेली वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये सच में मास्टर नेली है, आप यहाँ पर आए, हमें आपके आने से बहुत ज्यादा खुशी है। जिसके बाद मास्टर नेली मिस्टर मॉडली को ग्रीट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक कॉल आती है जो मिस्टर ऑस्कर अटेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस वॉलिस के फादर एक जगह होते हैं मिस्टर जॉनसन के पास, जो उन्होंने उन्हें पकड़ कर बिठा रखा होता है क्योंकि उन्होंने उनका कोई कांटेक्ट बर्बाद कर दिया होता है। जहां वो उनसे कह रहे होते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी बेटी को कॉल कर बुलाता हूं। वो एक मनी शॉप की पार्टी में गए हुए हैं मिस लिंडा और मिस्टर ऑस्कर के साथ, वो यहाँ पर आके आपका कांटेक्ट वापस कर देगी। जहाँ वो कहते हैं क्या सच में वो मिस्टर ऑस्कर के पास है तो फौरन उसे कॉल करो। जहाँ वो कॉल मिस्टर ऑस्कर उठाते हैं और वो मिस वॉलिस से कहते हैं कि तुम्हारे लिए कॉल है। मिस वॉलिस कॉल अटेंड करती हैं और उनके फादर उनसे कहते हैं कि फौरन मिस्टर ऑस्कर से बात करो और मैं यहाँ पर हूँ मिस्टर जॉनसन के पास, अगर मिस्टर ऑस्कर उनसे कहेंगे तो वो मुझे छोड़ देंगे, जाकर उनसे माफी मांगो। मिस वॉलिस कॉल कट करने के बाद मिस्टर ऑस्कर के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं मिस्टर ऑस्कर मैं आपसे माफी चाहती हूँ लेकिन आपको मेरे फादर को छोड़ना होगा। जहाँ मिस्टर मॉडली उनसे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद मिस्टर मॉडली उस होटल से बाहर जाते हैं और अपने एक एम्प्लॉय को बुलाकर कहते हैं कि फौरन पता लगाओ मेरे फादर इन लॉ कहाँ है और फौरन हार्ट ऑफ डिप्यूटी हार्ट को खबर कर दो कि वो फौरन यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद वो वापस अंदर जाते हैं तो मिस वॉलिस मिस्टर ऑस्कर से कह रही होती है कि वो प्लीज उनके फादर को रिलीज कर दे, लेकिन मिस्टर ऑस्कर उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।